नमस्कार दोस्तों और साथियों, विनायक कंपटीशन क्लासेस में आपका फिर एक बार से स्वागत है। हम आज लेकर के आ गए हैं पर्यावरण का सुपर स्पेशल बेसिक डोज 3। आपने इसे कंप्लीट किया तो 10 मार्क्स पक्के। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? स्मोक सिटी ऑफ इंडिया कोलकाता को कहा जाता है। धुएं का शहर कोलकाता को कहा जाता है। अम्ल वर्षा कौन सा रोग उत्पन्न करती है? आपको पता है, पर्यावरण प्रदूषण की वजह से वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसों के जाने की वजह से जब बरसात होती है तो वर्षा के पानी में यह गैसें घुल करके अम्ल बन जाती हैं और वह ज़मीन पर गिरती हैं, तो उसको अम्ल वर्षा कहते हैं। तो अम्ल वर्षा से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? अम्ल वर्षा से स्टोन कैंसर उत्पन्न होता है। कौन सा कैंसर उत्पन्न होता है? स्टोन कैंसर उत्पन्न होता है। कोलकाता को क्या कहते हैं भाई? स्मोक सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, कुल वह 1986 को बनी। अब तक कुल 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है। अभी लास्ट में 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई, इसे लागू कर दिया गया है। हरी वनस्पतियाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सौर ऊर्जा की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। बताइए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है? तो पौधों के भोजन बनाने की क्रिया है ना। जो पौधे होते हैं ना, पौधों के भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे कंप्लीट होती है, किसके किसके साथ भैया? तो 3 चीज़ जानिए। पहला जरूरत है सूरज का प्रकाश, जिसको आपने कहा सौर ऊर्जा, ठीक ना। दूसरी जरूरी चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। इसलिए पेड़ पौधों को लगाया जाता है अधिक से अधिक कि वो वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को अपने भोजन बनाने में उपयोग कर लें। तीसरी चीज़ है पानी, सौर ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, और पेड़ पत्तियों, हरी वनस्पतियाँ हैं ना, तो उनकी पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल, है ना। ये 4 चीज़ें चाहिए: क्लोरोफिल, सूर्य की ऊर्जा या सूरज का प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। इन चारों को मिलाने से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पौधे अपना भोजन बनाते हैं और इस प्रक्रिया में वह ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। क्या करते हैं भाई? ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पाइए। कोयला जलाने पर नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती हैं, है ना। कोयला आप जलाएंगे तो नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी, जो कि पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। नाइट्रोजन, अच्छा, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का काम क्या है आपको पता है? अगर वायुमंडल हमारी कई गैसों का मिश्रण, किसका किसका भाई? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसी में कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, इस तरीके से अन्य गैसें भी हैं। ये 4 गैसें आप मेनली जानते हैं। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद 21% है या 72% है। नाइट्रोजन कितनी मात्रा में ऑक्सीजन है? अगर सोचो कि नाइट्रोजन ना रहे तो क्या हो? नाइट्रोजन ना रहे तो हम लोग सांस भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत तेज़ गति से गति करती है। आप उतना साइलेंट रहती नहीं कि आप उसको अपनी नाक से खींच पाएँ, लेकिन नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है तो ये ऑक्सीजन की गति को मंद कर देती है, और इसलिए आप आसानी से ऑक्सीजन को अपने नाक से अंदर ले पाते हैं। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का बड़ा ही महत्व है। बहिशाली क्रियाकलाप, मतलब बहिशाली मतलब समझ गए? शाला से बाहर जाकर के, यानी अपनी पाठशाला से बाहर जाकर के, स्कूल से बाहर जाकर के जो आप क्रियाकलाप करते हैं वो पर्यावरण अध्ययन के लिए कैसा है? ये पीडोगॉजी का प्रश्न हो जाएगा पर्यावरण से। तो वह पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। पर्यावरण की शिक्षा केवल क्लास के कमरे में नहीं दी जा सकती। आप बाहर ले जाइए, जूलॉजिकल पार्क घुमाइए, जंगल घुमाइए, वन घुमाइए, सांस्कृतिक चीज़ें भी दिखाइए, वो सारी चीज़ें पर्यावरण के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती है। तो बहिशाली ये क्रियाकलाप पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रयोगशाला की भांति ही कार्य करता है। जैसे विज्ञान शिक्षा के लिए प्रयोगशाला जरूरी है, उसी तरीके से पर्यावरणीय शिक्षा के लिए बहिशालीय कार्यक्रम जरूरी हैं। बच्चे स्वतंत्र रहकर प्रकृति के पास आते हैं, उससे अंतःक्रिया करते हैं, प्रकृति की चीज़ों को देख करके सीखते हैं, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं।
पर विश्व पर्यावरण और विकास आयोग, है ना, ने वर्ष 1987 में हमारा साझा भविष्य, है ना, पर एक रिपोर्ट दी थी, है ना। देखिए मैं इसकी कहानी ही बता देता हूँ। अमेरिका के एक पर्यावरणविद हैं लियोपोल्ड और उनके सहयोगियों ने पर्यावरण अधिप्रभाव के आकलन के लिए एक योजना बनाई थी कि पर्यावरण का प्रभाव कैसा चल रहा है। उसी को ही लियोपोल्ड मैट्रिक्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लियोपोल्ड मैट्रिक्स कहते हैं। और 1987 में ब्रटलैंड रिपोर्ट आई थी और उसने सतत पोषकीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी और उसने रखा था कि हमारा उसका जो अध्ययन का विषय था वो था हमारा साझा भविष्य। दो चीज़ें हैं इसमें। यह अमेरिका के पर्यावरणविद लियोपोल्ड एवं उनके सहयोगियों ने 1971 में लियोपोल्ड मैट्रिक्स जारी की थी। ये लियोपोल्ड मैट्रिक्स क्या है? पर्यावरण के अधिप्रभाव के आकलन की एक योजना। एक प्रश्न ये है और दूसरा यह है ब्रटलैंड रिपोर्ट क्या है भाई? हमारा साझा भविष्य है। रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? रबी मतलब गर्मी, रबी मतलब सूर्य, है ना। अक्टूबर नवंबर बोई जाती हैं और गर्मियों में काटी जाती है। जैसे मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। गेहूँ, सरसों, चना, मटर, जौ, आलू, ये सब रबी की फसलें हैं। खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? तो खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। जब खरीफ की कटती है तो रबी की बोई जाती है। ठीक है। इसे एक फसल और बीच में इस कुछ महीने का समय बच जाता है तो जायद की फसल तैयार कर लेते हैं। हमारे यहाँ 3 तरह की फसलें होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। मार्च अप्रैल में बुआई होती है जायद की फसलों की और मई जून तक वो कट, जैसे नाशपाती, खीरा, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, ये सब जायद की फसलों में आती हैं। ठीक है। रबी की फसल जैसे मार्च अप्रैल में कटाई होती है वैसे जायद की फसल की बुआई हो जाती है, फिर मई जून तक खेत खाली हो जाता है, फिर धान की रोपाई हो जाती है, खरीफ की फसल चालू हो जाती है। ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। आसमान का रंग नीला क्यों होता है? बताइए, कौन बताएगा? आसमान का रंग नीला इसलिए होता है, प्रकाश प्रकीर्णन की वजह से आसमान का रंग नीला होता है। प्रकाश की किरणों में 7 रंग हैं। कौन बताएगा भाई? आप याद कर लीजिएगा। बै, नी, आ, ह, पी, ना, ला। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। बैगनी, आह पिनाला या विब्ज्योर याद कर लीजिएगा। GYOR। कभी कभी यही पूछ देता है। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, विब्ज्योर। ये 7 रंगों के से मिल करके प्रकाश बनता है। इन जब ये 7 रंग मिलते हैं, 7 ना, बैगनी, नारंगी, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये सफ़ेद रंग की प्रकाश की किरण बनती है। और जब एक श्वेत रंग की प्रकाश की किरण जब प्रिज्म पर पड़ती है ना तो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। वही बैनी, आह, पिनाला, है ना। इसमें लाल नीले रंग का प्रकाश ज़्यादा प्रकीर्णन होता है, ज़्यादा फैलता है, इस कारण से आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन बैगनी का होता है और सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है। जब लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है इसलिए लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। उल्टा संबंध होता है भाई, इसलिए खतरे के सिग्नल को लाल रंग का दिखाते हैं क्योंकि ये फैलेगी नहीं और ये दूर से ही लाल रंग दिखाई दे जाएगा, है ना। प्रकीर्णन इसका ज़्यादा नहीं होगा तो दूर तक जाएगी। तो सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम आपको एक बार हो चुका है। यह सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कुल 8 ही ग्रह रह गए भाई, याद कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। बुध और शुक्र के पास क्या कोई अपना उपग्रह है? तो उनके पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। खगोल विज्ञान किसे कहते हैं? आकाशीय पिंड, सूर्य, चांद, तारा, ग्रह, उपग्रह, उल्का आदि का अध्ययन जो है खगोल वैज्ञानिक होता है, जो करता है इसको खगोल वैज्ञानिक कहते हैं। भूगर्भ वैज्ञानिक कौन होता है भाई? भूमि के अंदर छिपी चीज़ों की खोज करने वाला भूगर्भ वैज्ञानिक कहलाता है। पृथ्वी से सूर्य की अनुमानित दूरी कितनी होगी भाई? 14.88 करोड़ किलोमीटर। प्रकाश की चाल से हम लोग इसकी गणना करते हैं। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, सबसे बड़ा ग्रह, विशाल ग्रह बृहस्पति है। दूसरे नंबर पर शनि। शनि के चारों ओर वलय पाया जाता है। शनि के चारों ओर वलय पाया जाता है।
मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह। मैं कह रहा हूँ कि शनि के चारों ओर वलय पाया जाता है ना, ध्यान दें। लेकिन सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत से क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह ना, छोटे छोटे ग्रहों का एक बहुत बड़ा झुंड है ना, उनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो मैं यहाँ सवाल है आपका, आकार के अनुसार से ग्रहों का क्रम। अगर बड़े से छोटा पूछे तो सबसे बड़ा बृहस्पति, दूसरे नंबर पे शनि, तब अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, तब लास्ट में सबसे छोटा बुध है। ये आकार के अनुसार है। छोटे से बड़ा पूछे तो सबसे छोटा बुध, फिर मंगल, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर वरुण है, फिर अरुण, शनि और बृहस्पति। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? तो बम, शुभ, वरुण है ना, वरुण का शब, वरुण का शब, बम शुभ में वरुण का शब, बम शुभ में वरुण का शब, वरुण अरुण का शब लगा दीजिएगा ऐसे। तो ब से बुध हो जाएगा, म से मंगल हो जाएगा, बम शुभ, शु से शुक्र हो जाएगा, फिर से पृथ्वी हो जाएगी, वरुण अरुण हो जाएगा, वरुण से व और अरुण मिला के वरुण दोनों कर लीजिएगा, वरुण अरुण, तब का शब, श से शनि और ब से बृहस्पति। ये छोटे से बड़े का क्रम हो जाएगा। और बड़े से छोटा करना रहे तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, शुक्र। एक ट्रिक याद कर लीजिए, ट्रिक है बम शुभ में वरुण का शब। ये छोटे से बड़े का ट्रिक है, ठीक है ना। पृथ्वी, चंद्रमा पर सबसे पहुंचने वाला व्यक्ति कौन सा था? चंद्रमा पर सबसे पहुंचने वाला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था, ठीक है ना। ग्लोब के बीच में उभरे हुए भाग से पूरब, जो ग्लोब है ना गोलासा, ग्लोब आपने देखा हो, उसके बीच में ऐसे ऐसे कट कर लिया जाए बीच से, पूरब से पश्चिम की ओर खींची हुई वायुमंडलीय रेखा क्या कहलाती है? तो पूरब से पश्चिम की ओर खींच, देखो ग्लोब जो गोला से तुम्हारा होता है, इसके ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ये पूरब से पश्चिम होता है बीच में, है ना। पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखा, इधर पूरब इधर पश्चिम खींची जाने वाली रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा से यदि ग्लोब को दो भागों में काट दिया जाए, यहीं से अमरूद की तरफ फाड़ दिया जाए बीच से, तो ऊपर उत्तरी ध्रुव हो जाएगा और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी ध्रुव है। ऊपर का वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि यह ग्लोब है, ठीक, इसको आपने पूरब से पश्चिम ऐसे कट किया, या चाकू से आपने ऐसे कट किया कि ऊपर, सबसे ऊपर उत्तरी ध्रुव है और नीचे क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। ग्लोब में ध्यान दीजिए, इधर पूरब है और इधर पश्चिम है। पूरब से पश्चिम को आप ऐसे काटते हैं, ऊपर वाला हिस्सा ये उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा और नीचे वाला हिस्सा आपका कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। और ये जो रेखा आपने इसको काटा है, इसको चाकू से काटा है, ये आपका कहलाएगा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक है ना। भूमध्य रेखा के उत्तर में यानी ऊपर की ओर ये होती है कर्क रेखा, जो 28 डिग्री उत्तर होती है, और 28 डिग्री दक्षिण में होती है मकर रेखा, ठीक है ना। भूगोल वाले चैप्टर में इसको आप डिटेल से, इतना केवल बेसिक ज्ञान के लिए आपको जानिए कि भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर कर्क रेखा, दक्षिण की ओर होती है मकर रेखा, ठीक है। ये बेसिक ज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा। भूमध्य रेखा के ऊपर कर्क रेखा जो होती है ना, भूमध्य रेखा, बताया ना, भूमध्य रेखा के उत्तर में ये आपका ग्लोब हो गया, यानी पृथ्वी हो गई, और आपने ऐसे बीच से कट किया, और इसके उत्तर में ये रेखा जो है ना, यह कर्क रेखा जो है आपकी भारत के किन किन शहरों से होकर गुजरती है, या इस कर्क रेखा पर जो गुजरती है, भारत में कौन कौन से राज्य पड़ते हैं? तो याद कर लीजिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सब के सब कर्क रेखा पर पड़ने वाले राज्य हैं। फिर से बोलिए, कौन कौन कर्क रेखा पड़ने वाले राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। हिमालय पर्वत कहाँ है? हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में, जब भारत का आप नक्शा बनाइएगा, सबसे उत्तरी इलाके में हिमालय पर्वत है। और दक्षिण में कौन है? हिंद महासागर है, ठीक है। पूरब में क्या है? बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में क्या है आपका? अरब सागर है। देशों की बात करें तो भारत के पूर्व में, भारत के नक्शे को ध्यान रखिए, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान है। पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल, ये हिमालय से जुड़े हुए, और दक्षिण में श्रीलंका और हिंद महासागर है। विश्व में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है।
पहला देश कौन सा है, तो वह चाइना है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, है ना। वहाँ पर बूढ़ों की आबादी बढ़ने लगी तो वहाँ हमारे दो की रणनीति को ख़त्म कर दिया गया चाइना में। अब 3 बच्चे रखने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। समझ रहे हो ना, पूर्व से पश्चिम, पूर्व मतलब बंगाल, भारत का नक्शा अगर आप ध्यान रखिएगा ऐसे ऐसे, है ना, जब भी आप नक्शा इसे ध्यान रखिएगा तो ये पूरब से पश्चिम की जो लंबाई 2933 किलोमीटर है, और उत्तर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी दक्षिण तक की जो लंबाई होगी 3214 किलोमीटर है। भारत के धरातलीय संरचना को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन भाई, उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर के पर्वतीय भाग में हिमालय आ जाएंगे और श्रेणियाँ आ जाएंगी। विशाल मैदान उत्तर प्रदेश का इलाका पूरा इधर ले जाए। थार का मरुस्थल तीसरा है। दक्षिण का पठार, दक्षिण राज्य में। समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। ये 5 भागों में बांटा गया और बहुत ही सुंदर इसका वर्गीकरण है। पूरा आपको भारत समझ में आ जाएगा। उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का विशाल मैदान, थार का मरुस्थल, दक्षिण का पठार, समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। जब पहाड़ों पर जमी बर्फ दबाव से धीरे धीरे नीचे की ओर खसकती है, जिसके कारण हिमनद या ग्लेशियर बनते हैं, ये हिमनद पिघलकर नदी बन जाते हैं। तो जो बर्फों जमी हुई बर्फ है ना, वही नदियों के जल का स्रोत है। आज जहाँ हिमालय पर्वत था वहाँ पहले कौन सा सागर था, तो वहाँ पे पहले टेथिस सागर था। पहाड़ों को पार करने के लिए पहाड़ों के बीच से जाने वाला जो रास्ता बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, दर्रा, है ना। पहाड़ों जैसे दो पहाड़ हैं, इनके बीच से जाने के लिए जो रास्ता बनाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं दर्रा। देखिए विनायक कंपटीशन क्लासेस में दर्रों के लिए एक चार्ट बहुत पहले बनाई गई है, और पूरे भारत की जितने भी दर्रे हैं, किस राज्य में पड़ते हैं, कौन कहाँ पड़ता है, कौन क्या खासियत, इसका एक वीडियो बना हुआ है। तो बहुत पहले की वीडियो है, आप उसको अगर आप खोजेंगे तो मिल जाएगा। सबसे पहला या दूसरा वीडियो ही रहा होगा, 2018 का है। तो आप उसे खोजेंगे तो पूरे शार्ट ट्रिक के माध्यम से सभी दर्रों के बारे में पढ़ा दिया गया, और दर्रे फिर आपसे कभी भूलेंगे नहीं, सबको याद करा दिया गया। याक कहाँ का मुख्यतः पशु है, याक जो होता है, याक पशु घुंघराले बाल होते हैं, खूब लंबे लंबे, और ये पहाड़ों पर चढ़ने के लिए बहुत मजबूत कदकाठी का ये जानवर होता है। कहाँ भाई पाया जाता है, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में मुख्यतः याक पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में। देखिए पूरे सीरीज को अगर आप कंप्लीट करते हैं ना तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा, और मैं 10 मार्क्स टच करके चल रहा हूँ, और 10 मार्क्स को ही टारगेट में रखा हूँ। बाकी और चीज़ें हम लोग कंप्लीट करेंगे तो हमें नहीं लगता कि पर्यावरण में हम 30 में से 29 या 30 में 30 के नज़दीक नहीं पहुँचेंगे। और सबसे बड़ी बात ये जो चैप्टर है जीएस का एक बड़ा पोर्शन कवर करता है, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना चाहिए। संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट एवरेस्ट। किस देश में है, नेपाल में है। भारत की सबसे जो बड़ी चोटी कौन है, तो आप बताते हैं केटू गाडविन ऑस्टिन है। कंचनजंगा और नंदा देवी कहाँ हैं, ये उत्तराखंड की चोटियाँ हैं जो कि प्रमुख हैं। गंगा और यमुना जिन हिम नदियों से निकलती हैं उन्हें क्रमशः क्या कहते हैं भाई, गंगा निकलती है गंगोत्री से और यमुना निकलती है यमुनोत्री से। कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, जिसको हैली नेशनल पार्क कहा जाता था। काजीरंगा कहाँ आश्रम है, एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहला पर्वतारोही कौन था, तेनजिंग था, और ऑस्ट्रेलिया की हिलेरी थी। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर पहले फतह प्राप्त करने वाली थी। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली देश की पहली महिला और विश्व की भी पहली महिला, भारत की भी पहली महिला कौन थी, वह बछेंद्री पाल है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, केटू गाडविन ऑस्टिन है, जो हिमालय के काराकोरम श्रृंखला में स्थित है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से निकलती है, और वहीं से सिंधु नदी भी निकलती है। कहाँ से निकलती है भाई, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर से निकलती है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है, राकसताल, जिसको रक्सताल भी बोलते हैं, वहीं से सतलज नदी निकलती है। भारत में बहने वाली नदी कौन कौन, नर्मदा, ताप्ती, लूनी, माही पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। इसके अलावा सिंधु नदी क्षेत्र की सिंधु नदी तंत्र की जो नदियाँ जैसे सिंधु हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं। तो सिंधु नदी तंत्र पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, ऐसे पकड़िए। और
नर्मदा, ताप्ती, लूनी, नाही, मूरब पूरब से पश्चिम, ये भी सब पूरब से पश्चिम की ओर जाती हैं और जाके कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। यानी आप नक्शे के हिसाब से आप देखिएगा तो जो ऊपर की नदियाँ हैं जिनको आप सिंधु नदी तंत्र, वो भी आकर के अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा, ताप्ती, लूनी, माही पूरब से पश्चिम को जाकर भी अरब सागर में गिरती हैं। पक्षियों में देखने की शक्ति सबसे अधिक होती है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसका जन्मदिन है भाई? मेजर ध्यानचंद का, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ब्रेल लिपि क्या है? ना, दिव्यांग जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं उनको पढ़ने लिखने की लिपि है ब्रेल लिपि। लुई ब्रेल ने बनाया था। लुई ब्रेल 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। सुधा चंद्रन किस से जुड़ी हैं? सुधा चंद्रन भरतनाट्यम से जुड़ी हैं। कृत्रिम पैर लगा करके भी ये भरतनाट्यम करती हैं, फर्स्ट क्लास का। अरुणा सिन्हा बहुत जीवट वाली महिला हैं, इन्हें ट्रेन से फेंक दिया गया था। रात भर एक पैर कटने के बावजूद भी रात भर रेल की पटरियों पर पड़ी रहीं और इन्होंने ठाना और एक कटे पैर होने के बावजूद उन्होंने माउंट एवरेस्ट की उन्होंने फतेह कर लिया। उन्होंने एक किताब भी लिखी है, उस किताब का नाम क्या है भाई? एवरेस्ट की बेटी। 2 पैर वाले जा ही नहीं पा रहे, इन्होंने एक पैर से इतना बड़ा हौसला किया और उमा सिन्हा ने एवरेस्ट फतह कर लिया। रविंद्रचंद कौन है भाई? एक अच्छे संगीतज्ञ हैं, दिव्यांग हैं, नेत्रहीन है, लेकिन संगीत के बारे में इनका कोई जोड़ नहीं है। शरद गायकवाड़ एक हाथ खराब होने के बावजूद भी तैराकी के क्षेत्र में इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कुछ इंडोर गेमों के नाम बताइए। शतरंज, टेनिस, कैरम, टेबल, ये सब जो है इंडोर गेम। आउटडोर गेम हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब आउटडोर गेम है। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये दोनों तरह के खेल हैं, इंडोर आउटडोर। महेश भूपति लिंडर पेस, सानिया मिर्जा किस खेल से जुड़ी हैं? तो आपको पता है कि महेश भूपति लिंडर पेस, सानिया मिर्जा टेनिस से जुड़ी हैं। मैरी कॉम बॉक्सिंग से जुड़ी हैं। बूला चौधरी तैराकी से जुड़ी हैं। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। डेविस कप लॉन टेनिस में दिया जाता है। आगा खां ट्रॉफी हॉकी से है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। 29 अगस्त को इनका जन्मदिन है, उसी की याद में भारत में का खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। साइना नेहवाल, पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी हैं? बैडमिंटन से जुड़ी हैं। सुनील कुमार, योगेश्वर दत्त कुश्ती से जुड़ी हैं। सुशील कुमार इसमें चर्चा में है, इनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तार कर लिए गए हैं। काफ़ी चर्चा में आए हुए चल रहे हैं सुशील कुमार, कुश्ती से जुड़े हुए खिलाड़ी थे। टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो महिला थी मिताली राज। अजय ठाकुर किस खेल से जुड़े हैं भाई? कबड्डी से जुड़े हुए हैं। दीपा मलिक किस खेल से जुड़ी हैं? गोला फेंक से। मरियप्पन थंगावेलु ऊंची कूद से। गीता फोगाट, बबीता फोगाट कुश्ती से जुड़ी हुई हैं। प्रसिद्ध फिल्म आई थी ना आमिर खान जिसमें एक्टिंग किए थे, दंगल फिल्म आई थी, आपने देखा होगा, बहुत अच्छा लगता है देखने में भी आप सबको। दंगल फिल्म आई थी, गीता फोगाट, बबीता फोगाट पर आधारित। राष्ट्रीय मुक्केबाज विजेंदर सिंह के मुक्के कमाल कर रहे हैं, आपने देखा है। विलुप्त प्रजातियां कौन कौन है भाई? डायनासोर, मेमत, लाल पांडा, डोडो पक्षी, लाल तोता, है ना, ये सब विलुप्त हो चुके हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों की बात करेंगे तो गौरैया, अफ्रीकन हाथी, भाग, गिद्ध, शाही शेर, काला हिरण, बारहसिंगा और कछुआ, ये सब संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। इस सब पर डिटेल से बात किए हैं, पढ़ लें, लेकिन ये जस्ट रिवीजन और आपको इनको ध्यान में रखना है ना। मैती ये वनों को बचाने के लिए के.एम. मुंशी ने 1950 में क्या शुरू किया था भाई? वन महोत्सव की शुरुआत की थी। वन महोत्सव के.एम. मुंशी ने, बहुत बार इनको पूछता के.एम. मुंशी साहब 1950 में वन महोत्सव की स्टार्ट की, जिसको ध्यान रखना पड़ेगा। मैती आंदोलन क्या है? पहाड़ी इलाकों में गढ़वाल में लड़कियां जब शादी के अवसर पर ससुराल से मायके पहुंचती हैं या मायके ससुराल पहुंचती तो मायके की याद में ससुराल में एक पेड़ लगाती हैं, उसको मैती वृक्ष कहते हैं, और जीवन भर उस पर उसकी रक्षा करती हैं। ये मैती आंदोलन का रूप ले लिया। भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य सब ये पता है आपको। दुधवा कहाँ है? लखीमपुर खीरी, चंद्रप्रभा, चंदौली, इसमें जितने भी लिखे हैं सब आपको ध्यान रखना। राजा जी उत्तराखंड, गिर गुजरात, नंदा देवी उत्तराखंड, बांदीपुर कर्नाटक, काजीरंगा असम, कान्हा किशनी मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा वन अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तापमान कम होने पर जीवाणु जल्दी नहीं पनपते, इस कारण से भोज्य पदार्थों को फ्रिज में रखा जाता है, क्योंकि बहुत ठंडा कर देंगे तो जीवाणु नहीं पनपते हैं। तापमान बहुत अधिक होने पर यदि जल की पूरी मात्रा को वाष्पीकृत करवा दिया जाए तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के अवसर बहुत ही कम हो जाते हैं, किसी भी चीज़ को सुखा दिया जाए तो। पाश्चुरीकरण क्या है? पहले बहुत तेज़ी से दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 70 डिग्री सेल्सियस तापमान गर्म किया जाता है, फिर तुरंत उसे 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा कर दिया जाता है, जिसके कारण दूध में उपस्थित हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इस घटना को पाश्चुरीकरण कहते हैं।
इस क्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं, पाश्चराइजेशन कहते हैं। इसकी वजह से दूध को शुद्ध करके पैकेटों में बंद कर दिया जाता है और काफ़ी दिनों तक उसका काम में लिया जाता है और इसको बेचने के काम है। दूध, पैकेट वाला दूध इसी क्रिया से पैक किया जाता है। तरबूज, खरबूज, बाजरा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी? तरबूज, खरबूज, बाजरा, देख लो तरबूज खरबूज कहाँ होगा? बलुई मिट्टी में होता है, ठीक ना। इनके लिए बेहतरीन मिट्टी कौन सी है? बलुई मिट्टी है। आइए देखते हैं, गेहूं, चना, मटर के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी चिकनी मिट्टी होती है। गेहूं, गन्ना के सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी सिल्ट मिट्टी होती है ना। बाढ़ग्रस्त इलाकों में गेहूं और गन्ना इतना होता है कि पूछिए मत। एक बार पैदावार हो गई तो फिर किसान माला माल हो जाते हैं, क्योंकि मिट्टी वो बह के आती है, उसमें गेहूं और गन्ने की खेती बहुत ज़बरदस्त होती है। धान, कपास, गन्ना की सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी दोमट मिट्टी होती है। बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, सिल्ट मिट्टी, तीनों के लिए मिले जुले रूप को क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी कहते हैं, ठीक ना। जायद की फसल अप्रैल में बोई जाती है तो जुलाई में काटी जाती है। सब्जियां, ककड़ी, खरबूज, तरबूज आदि होते हैं। साधारण बीज किसान तैयार करते हैं, जबकि उन्नतशील बीज वैज्ञानिक तैयार किए जाते हैं। ड्रिप टपक क्या है? सिंचाई की एक पद्धति है। ड्रिपिंग है ना, टपक विधि जिसको बोलते हैं। जब बूंद बूंद करके पानी गिरता है, पानी नुकसान कम होता है। पौधों की जड़ों में बूंद बूंद कर पानी टपकना है, ड्रिप सिंचाई विधि कहलाती है। स्प्रिंकलर विधि क्या है? हाँ, स्प्रिंकलर से एक पाइप जाते हैं, पानी फुहारे के रूप में निकलता रहता है। साग सब्जी, पौधों की पत्तियों आदि से है ना सिंचाई करने में बड़ा आनंद आता है। स्प्रिंकलर विधि से फव्वारों के द्वारा सिंचाई की जाती है। बेकार साग सब्जी, पौधों की पत्तियों से कंपोस्ट खाद बनाई जा सकती है। केंचुओं से तैयार खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। केंचुए से खाद, केंचुए के एक बीज को डाल दिया जाता है, गोबर, पानी, मिट्टी मिला करके उसके ऊपर से पुआल से ढक दिया जाता है। केंचुए बच्चे पैदा करते हैं, फिर नीचे की ओर भागते जाते हैं, मिट्टी कंपोस्ट खाद में बदलती जाती है, उसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। नीम की खली से खाद तैयार करके, खाद को नीम कोटेज, मलमूत्र की खाद से जो तैयार होती है खाद ना, उसको जैविक खाद कहते हैं। जंतुओं के मलमूत्र से तैयार होने वाली खाद नीम की खली खाद से मिला करके दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो नीम कोटेड जैविक खाद बन जाएगी। जैविक खाद आप समझ गए होंगे। तो आज के अंक में इतना ही, शेष अगले अंक में हम लोग बात करेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाइए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।